हेलो एवरीवन। हेलो सर। कैसे मनीष जी? सही हूँ सर, आप बताइए। हेलो सर। हेलो। कोमल से बात हुई है क्या? यस सर, मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया उसका अभी। अच्छा, अभी रिप्लाई नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। जैसे हमारा जो बिजनेस प्रोफेशन वाला जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, तो हमने लगभग सारा अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट जो प्रैक्टिकल है वो हम बाद में करेंगे, जब हम ऑडिट से रिलेटेड देखेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल कर लेते हैं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं आज। जैसे हमने प्रेजेंटिव टैक्सेशन में देखा था हमने कि उसको, अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन अगर वो अडोप्ट करता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये टैक्स ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या, उसके रिगार्डिंग आप प्रोविजन देखेंगे। तो स्टार्ट करें फिर। चलिए स्टार्ट यस करते सर। हैं। यस सर। ये देखिए, आपको स्लाइड दिख रही है। यस सर। अब देखिए, जो सेक्शन 44A है ये बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। तो 44A क्या बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है। अब उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है इसको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन सेकेंड। ये जो सेक्शन 44A है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। तो इसमें जो प्रोविजन है वो हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोफेशन से रिलेटेड है, और सेकंड पार्ट बिजनेस से रिलेटेड है। कि अगर मान लो कोई अगर प्रोफेशनल है तो उस पर क्या रूल्स अप्लीकेबल है, उसको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। और अगर बिजनेस है तो उसको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफेशन और बिजनेस। प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन भी हो सकता है, एक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है। बिजनेस में भी हमको टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक्चुअली बिजनेस थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो जो थर्ड पार्ट है ये वाला, इसको हम लास्ट में देखेंगे। बेसिकली ये टू पार्ट में डिवाइड है। तो इनकम एंड टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है। इस सेक्शन में एक स्पेसिफिक लिमिट है। तो उस लिमिट से अगर एबव है उसकी इनकम एंड टर्नओवर, तब क्या प्रोविजन होंगे। और उस स्पेसिफिक लिमिट से अगर नीचे है उसकी लिमिट, तब क्या प्रोविजन होंगे। तो पहले हम प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेशन में देखिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन का अलग रूल है और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का अलग रूल है। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या आता है ये देखिए। हमने पहले की क्लासेज में हमने देखा था कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या आता है। इसमें देखिए, लीगल से रिलेटेड हो गया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन, इससे रिलेटेड जो भी है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आता है। तो अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। उसमें भी लिमिट है एक। उसमें लिमिट क्या है, अगर ग्रोस रिसिप्ट एबव लिमिट, अगर जो लिमिट है वो ग्रोस रिसिप्ट जो भी लिमिट है उसकी उसके ऊपर है। ठीक है। और अगर ग्रोस रिसिप्ट जो भी लिमिट है उससे नीचे है। अब लिमिट क्या है ये देखिए, लिमिट फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है। तो ग्रोस रिसिप्ट है उसकी, जितनी भी उसकी इनकम है, वो अगर 1,50,000 अगर पिछले 3 साल में रही है। ठीक है। मिनिमम 1,50,000 से अगर ज़्यादा रही है उसकी, 1,50,000 से ज़्यादा अगर पिछले 3 साल में उसकी इनकम रही है, वो तीनों साल में होनी ज़रूरी है। ठीक है, ऑल थ्री प्रोसीडिंग ईयर्स में होनी ज़रूरी है 1,50,000 से ज़्यादा इनकम, जिसको हम ग्रोथ रिसिप्ट बोलते हैं। तो अगर इस लिमिट से ज़्यादा है उसकी, तो उस पर सेक्शन अप्लीकेबल होगा या रूल अप्लीकेबल होगा एज पर 6F। मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखनी पड़ेगी, 6F के हिसाब से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेगी। तो 6F क्या है, 6F देखते हैं। ये देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 6F। अगर कोई प्रोफेशन है और वो भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, और उसमें भी अगर 1,50,000 से ज़्यादा अगर उसकी रिसिप्ट है पिछले 3 सालों में,
तो उसको क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, उसको रूल 6F के हिसाब से रखना पड़ेगा। पहले कैश बुक रखना पड़ेगा, उसके बाद जर्नल, लेजर, बिल्स ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, जो भी वो एक्सपेंडिचर करता है उसके बिल्स हो गए, जो भी अगर वो सेल करता है उसके बिल हो गए। और अगर मेडिकल प्रोफेशन है, अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन है तो उसको एडिशनल कुछ रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, मतलब ये तो रखने ही पड़ेंगे, एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट और रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? पहले तो डेली कैश रजिस्टर, जितने भी डेली कैश रजिस्टर है वो रखना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेंट्री रजिस्टर ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो भी ड्रग्स और मेडिसिन है उसका एक स्टॉक जो होता है उसकी एक इन्वेंट्री रजिस्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हमने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, इसमें प्रोफेशन में स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर उसकी ग्रोस रिसिप्ट जो 1,50,000 है उससे ज़्यादा अगर उसकी इनकम है तो उसको एज पर 6F के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था। और अगर 1,50,000 से कम है उसकी लिमिट, कम भी हो सकती है, तो अगर कम लिमिट है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखने पड़ेंगे, बट कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आप अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हो, बट असेसिंग ऑफिसर, जब आपका असेसमेंट होगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, तो असेसिंग ऑफिसर है वो आपकी इनकम कंप्यूट कर ले, कैलकुलेट कर ले, इस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे। मतलब सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनेबल असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट इनकम। 1 सेकेंड। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखने पड़ेंगे कि कोई स्पेसिफाइड नहीं है, बट आपको जो असेसिंग ऑफिसर है आपका वो आपकी इनकम कंप्यूट कर ले, ठीक है, उस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्लियर है? तो ये तो हो गया स्पेसिफाइड प्रोफेशन का। इसके बाद नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मतलब कि ये जितने भी स्पेसिफाइड हैं, जब अभी हमने पढ़ा है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, इसके अलावा अगर कोई भी अगर प्रोफेशन है, ठीक है, तो उस पर क्या रूल है? ठीक है, तो इसमें देखिए इनकम एंड टर्नओवर एबव लिमिट, इसमें भी एक लिमिट है। अगर वो उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तब क्या रूल होगा, और उस लिमिट से अगर कम है तब क्या रूल होगा। अब वो लिमिट क्या है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन की तो हमने देखी थी 1,50,000 था, बट नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन की क्या रूल है? अब देखिए, अगर इनकम 1,20,000 है, अगर इनकम 1,20,000 है, इससे ऊपर है, मतलब ये लिमिट है, तो 1,20,000 से ऊपर है उसकी लिमिट। और अगर टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, और इनकम क्या है 1,20,000 से ऊपर है, वो कब है? लास्ट 3 ईयर में, तो उस पर ये रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इनकम एंड टर्नओवर एबव लिमिट है। और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कोई स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे रखने हैं जैसे असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम कंप्यूट कर ले। तो हमने जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो ग्रोस रिसिप्ट बिलो वाली लिमिट में जो रूल पढ़ा था वो सेम रूल इसका है। ठीक है, वो सेम रूल है इसमें। इस उसको भी मतलब कि कोई भी स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर 6F, बट उसको इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख ले कि असेसिंग ऑफिसर उसका कंप्यूट कर ले। ठीक है, डाउट है कोई? ओके। अब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर उसकी इनकम और टर्नओवर बिलो लिमिट है, ये जो लिमिट हमने देखी थी ना अभी 1,20,000 और 10 लाख, इससे अगर कम है, इससे ऊपर हुई, तो ये रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेगी, बट कुछ स्पेसिफाइड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर उससे भी लिमिट से भी कम है उसकी, इस लिमिट से अगर कम है उसकी, तो उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर ये रूल अप्लीकेबल होगा, उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोफेशन का रूल। अब आएगा बिजनेस वाला रूल। अब बिजनेस वाले में देखिए ये ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए इनकम एंड टर्नओवर एबव लिमिट, अगर लिमिट से ऊपर है वो लिमिट से नीचे है, तो ये जो हमने नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो लिमिट देखी थी ये सेम लिमिट इस पे अप्लीकेबल है। ये वाली लिमिट हमने देखी थी ना कि इनकम 1,20,000 और टर्नओवर 10 लाख, ये सेम लिमिट बिजनेस पे भी अप्लीकेबल है और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे भी अप्लीकेबल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम एंड टर्नओवर एबव अगर लिमिट है तो आपको यही रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट तो रखनी पड़ेगी बट कोई स्पेसिफाइड नहीं है, इस हिसाब से रख ले कि उसकी इनकम कंप्यूट हो जाए। और अगर इनकम एंड टर्नओवर अगर बिलो लिमिट है तो उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेम रूल अप्लीकेबल होगा नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे और बिजनेस पे। कोई डाउट इसमें? मनीष जी कोई डाउट? नो। ओके। अब देखिए एक थर्ड है इसका, बिजनेस में एक थर्ड सिचुएशन भी आ सकती है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि डिम्ड प्रॉफिट, हमने सेक्शन पढ़ा था ना 44, ये जो 44 AD 44 AE, तो इसमें जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उस पर कौन सी अप्लीकेबल होगी। अगर डिम्ड प्रॉफिट है और उसमें जैसे कुछ लिमिट है कि उसको प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला रूल अप्लीकेबल होगा। डिम्ड प्रॉफिट क्या होता है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन पे अप्लीकेबल होता है। जो हमने लास्ट क्लास है उससे लास्ट क्लास में देखा था कि प्रोफेशन पे प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या है, अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या है, या कोई नॉर्मल बिजनेस है तो उसको 8% या 6% अपनी इनकम मान के वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन करवा सकता है। तो अगर उस लिमिट से अगर कम वो शो करता है, ठीक है, अगर उस लिमिट से ऊपर शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन अप्लीकेबल हो जाएगा। बट उस लिमिट से अगर कम शो करता हो तब उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस सिचुएशन में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा तब कैसे रखना पड़ेगा, तब भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ये जो सेम रूल है सेम रूल अप्लीकेबल हो जाएगा उस पर, ये सेम रूल उस पर अप्लीकेबल है, ये वाला सेम रूल उस पर अप्लीकेबल है। तो ये वाला जो रूल है ये देखिए किस किस पे अप्लीकेबल है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बिजनेस या प्रेजेंटिव बिजनेस अगर वो उस लिमिट से कम करता है इनकम डिक्लेयर, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखनी है बट कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। और स्पेसिफाइड किस में है, अगर प्रोफेशन है और स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तब उसको ये रखनी पड़ेगी अगर ग्रोस रिसिप्ट लिमिट से ऊपर है तो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अब देखिए इससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ और प्रोविजन देखते हैं। ये देखिए लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन हमने देख ली, लिमिट ऑफ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड बिजनेस ये भी सेम है, ये भी देख लिया हमने। स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है ये भी देख लिया हमने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 6F ये भी देख लिया। और वेयर टू कीप मतलब कि कहाँ पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेगी, तो उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन है वहाँ पर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मान लो उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, मतलब कि और कोई शॉप उसने खोल रखी है, तो उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेगी। और साथ में पीरियड मतलब कितने साल तक उसको मेंटेन करना है ये बुक्स, तो उसको 6 ईयर तक मेंटेन करना है। मतलब 6 साल तक उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर कंपनी एक्ट अलग हो सकता है बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 6 ईयर तक उसको मेंटेन करना है। और ये 6 ईयर कब से स्टार्ट होंगे, तो एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी उसका असेसमेंट ईयर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर है, ठीक है, उससे 6 ईयर स्टार्ट होंगे। और पेनल्टी क्या है, अगर मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखता है या इस रूल के हिसाब से नहीं रखता है, ठीक है, या इस पीरियड तक नहीं रखता है, तो उसको मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 44A बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे रखनी है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है टैक्स ऑडिट। अभी टैक्स ऑडिट हम थ्योरेटिकल करेंगे, प्रैक्टिकल टैक्स ऑडिट हम बाद में करेंगे। अब इसमें देखिए 44AB, ये सेक्शन आता है 44AB। 1 सेकेंड। अब टैक्स ऑडिट है 44AB। इसमें देखिए फर्स्ट तो हमको देखना पड़ेगा कि ऑडिट होती क्या है। ऑडिट होती है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे अकाउंट्स को वो चेक करती है, रिपोर्ट्स बनाती है, ठीक है, इंस्पेक्शन करती है कि उसके अकाउंट्स सही है नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू वो प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, तो उसको ऑडिट बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑडिट करता है या चेक करता है या इंस्पेक्शन करता है डॉक्यूमेंट का, उसको ऑडिट बोलते हैं।
अब टैक्स ऑडिट क्या है? ये तो हो गया ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट क्या है? एक्चुअल में ऑडिट जो होती है, कोई भी कंपनी या फर्म की कोई भी ऑडिट होती है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक इंटरनल ऑडिट होती है, या कंपनी ऑडिट या स्टेचुरी ऑडिट भी बोल सकते हैं। एज पर कंपनी एक्ट स्टेचुरी ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट होती है, या स्टॉक ऑडिट होती है। बट जो ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होती है उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या बोल सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है 44 AB, इसके हिसाब से अगर कोई ऑडिट होती है उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। और बाकी ऑडिट को, जैसे मान लो स्टेचुरी ऑडिट होगी, वो एज पर कंपनी एक्ट होती है। ये कॉस्ट ऑडिट होगी, स्टॉक ऑडिट होगी, ये टैक्स ऑडिट के साथ, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं होती। जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होती है उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स। इसमें अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होता है, रिव्यू होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है या प्रोफेशन का। अब ऑब्जेक्टिव, मतलब पर्पज क्या है, हम टैक्स ऑडिट क्यों करें, क्यों कराई जाती है टैक्स ऑडिट, मतलब कि इस सेक्शन में टैक्स ऑडिट का पर्पज क्या है। तो जो फर्स्ट इसका जो पर्पज है वो देखिए, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, ये देखिए, ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं, मतलब इस सिचुएशन में जैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, तो उसने तो रख लिए, बट वो सही रखे नहीं रखे वो कैसे पता चलेगा? तो वो सीए उसकी ऑडिट करेगा कि हाँ आपने सही रखे हैं अकाउंट्स। तो इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो इंश्योर करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही रखे या नहीं रखे। एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द सेम बाई ए टैक्स ऑडिटर, फिर वो एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ उसने सही रखे हैं, या कोई अगर उसमें मान लो क्वालिफाइड है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा उसमें। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिपेंसीज नोटेड बाई टैक्स ऑडिटर। कोई भी उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देगा। उसके बाद टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन सच एज टैक्स डेप्रिसिएशन, कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एटसेट्रा। मतलब वो उस रिपोर्ट में क्या शो करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कि उसने जो डेप्रिसिएशन, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले डेप्रिसिएशन वाले केस में, कि एज पर कंपनी एक डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अलग होती है, इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेशन अलग होती है। तो वो सारा चेक करेगा कि टैक्स डेप्रिसिएशन ओके है नहीं है। या कोई भी इनकम टैक्स की जो भी कंप्लाइंसेज है, कि टीडीएस है टाइम पे कटा है, ठीक है, टीडीएस टाइम पे तो कट गया, बाद में टाइम पे जमा भी हुआ नहीं हुआ, उसकी रिटर्न है वो सबमिट हुई है नहीं हुई, या उस जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो आपने सही से प्रोवाइड किया नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन जो इनकम टैक्स एक्ट के हैं वो चेक करेगा। उसके बाद ऑल दीज इनेबल टैक्स अथॉरिटीज इन वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर। मतलब कि वो सारी कैलकुलेशन करेगा, वो उसने मतलब कि जो भी डिडक्शंस वगैरह क्लेम किए हैं, इनकम जो भी क्लेम किए है वो ओके नहीं है, ये सारा चेक करेगा। उसके बाद किसके लिए मैंडेटरी है? अब जैसे हमने देखा था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए मैंडेटरी है, वैसे ही टैक्स ऑडिट भी किसके लिए मैंडेटरी है। मतलब सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, इसमें भी एक लिमिट है। अब देखिए क्या लिमिट है। इसको देखिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कैटेगरी है कैरिंग ऑन बिजनेस, मतलब कोई भी एक बिजनेस है नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, कि नॉर्मल बिजनेस है, उसने कोई प्रजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अप्लाई नहीं की है, उसने कोई भी ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या रूल है देखिए, उसका रूल है टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो उस पर ये अप्लीकेबल हो जाएगा। बट फाइनेंशियल ईयर 2021, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये चेंज हो गया है, ये लिमिट 10 करोड़ हो गई है। पहले ये 1 करोड़ थी, अब ये लिमिट 10 करोड़ हो गई है। बट इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। इसमें क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है कि कैश ट्रांजेक्शन आर अप टू 5%। मतलब कि बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है, वो चाहे ग्रोस रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, मतलब उसने जो भी रिसिप्ट प्राप्त की है या पेमेंट की है, वो अप टू 5% ही होना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन। तब आपकी 10 करोड़ लिमिट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 1 करोड़ की लिमिट ही होगी, तो 1 करोड़ पे आपको टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। और अगर अगर आपकी 5% तक ही कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसको बेनिफिट दे दिया गया है और 10 करोड़ तक लिमिट बढ़ा दी गई है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल बिजनेस जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन नहीं है। अब है कैरिंग ऑन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है।
ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में या उससे पहले पढ़ा था कि मान लो ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस हो गया या स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला हो गया, या नॉर्मल वो 8% या 6% ही प्रॉफिट, मतलब कि वो परसेंटेज ही टोटल टर्नओवर का वो दिखाना चाहता है। तो उस वाले केस में देखिए, तो उस वाले केस में टैक्स ऑडिट कब होगी, तो उस वाले केस में टैक्स ऑडिट तब होगी तब जो भी उसमें लिमिट है, तो क्लेम प्रॉफिट और गेन लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उस सेक्शन में जो भी लिमिट है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1000 पर टन है उसको मिनिमम दिखाना पड़ेगा, या 7500 पर मंथ उसको दिखाना पड़ेगा, अगर मान लो लाइट व्हीकल या हैवी व्हीकल है उस वाले केस में, या प्रोफेशन के केस में कुछ लिमिट थी, या बिजनेस के केस में 8% या 6% है उसको दिखाना पड़ेगा। तो उस लिमिट से अगर वो प्रॉफिट कम दिखाता है, ठीक है, तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है केयरिंग ऑन प्रोफेशन। मतलब ये दो तो बिजनेस के थे, अब ये प्रोफेशन का है। तो प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में है टोटल ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर 50 लाख की से ज़्यादा अगर उसकी रिसिप्ट है तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। और उसके बाद ऐसे ही सेम आ जाएगा कि अगर प्रजेम्पटिव टैक्सेशन है प्रोफेशन पे भी, अगर प्रजेम्पटिव टैक्सेशन अगर वो अप्लाई करता है तो सेम रूल अप्लीकेबल हो जाएगा कि उस लिमिट से अगर वो कम शो कर रहा है इनकम, तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया रूल। अब देखिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो वो अपनी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब वो रिपोर्ट कैसे देगा, टैक्स ऑडिटर सेल फर्निश हिज रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक फॉर्म है जो हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे, तो उस फॉर्म में वो अपनी एक रिपोर्ट देगा। वो चाहे अब वो उस वाले केस में 3 CA भी प्रोवाइड कर सकता है और 3 CB भी प्रोवाइड कर सकता है। अब 3 CA कब होगा, 3 CB कब होगा, अब देखिए 3 CA वाले केस में तब होगा तब पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन है, इज ऑलरेडी मैंडेट टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटर अंडर एनी अदर लॉ। मतलब कि अगर मान लो कोई कंपनी है और उसको एज पर कंपनी एक्ट उसको ऑडिट करानी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि और जो भी अलग रूल्स हैं उसके हिसाब से भी अगर उसको कोई ऑडिट करानी है तो उसको 3 CA फॉर्म देगा वो। अगर उसकी मान लो अलग जगह भी ऑडिट होती है, अगर कंपनी है अगर उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होती है, तो उस वाले केस में टैक्स ऑडिटर उसको 3 CA फॉर्म में अपनी रिपोर्ट देगा। वो 3 CB में कब कब देगा, अगर मान लो उसकी और कहीं भी कोई भी ऑडिट नहीं होती है, बस ये टैक्स ऑडिट ही होती है, तो 3 CB में उसको वो रिपोर्ट देगा। और साथ में एक फॉर्म वो भरेगा 3 CD। तो वो चाहे कोई भी सिचुएशन में, चाहे 3 CA हो या 3 CB हो, उसको कंपलसरी 3 CD फॉर्म में अपनी रिपोर्ट देनी देनी पड़ेगी। तो ये जब आपको अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो उसको 3 CA 3 CB और 3 CD इस तरीके से वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। अब ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोविजन होंगे, क्या क्या वो चेक करेगा, वो हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। अब देखिए, हाउ एंड व्हेन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड। मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, किसको देनी है। तो इसमें देखिए, द टैक्स ऑडिटर सेल फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जो भी टैक्स ऑडिटर है, जो भी ऑडिट करेगा आपकी फर्म की या कंपनी की या बिजनेस की या आपके प्रोफेशन की, तो वो एक चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसका एक लॉगिन होता है, उसमें वो उस लॉगिन पोर्टल पे वो सबमिट करेगा उसको। वंस द टैक्स ऑडिटर अपलोड द ऑडिट रिपोर्ट, उस वो अगर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर देता है, वो सेम शुड आइदर बाई एक्सेप्टेड रिजेक्टेड बाई द टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर ले तो सारी प्रोसेस है फिर से स्टार्ट होगी। ये हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। उसके बाद यू मस्ट फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। उसकी जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मली 30 नवंबर होता है, 30 नवंबर। अब 30 नवंबर कब होता है, अगर उसका कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी है तो। अगर उसका कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो 30 सितंबर हो जाएगी डेट। तो नॉर्मल वाले केस में 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की। अब पेनल्टी क्या है, अगर मान लो उसकी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है टर्नओवर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं करता है सबमिट या लेट करता है, तो उसको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब देखिए, इफ़ एनी टैक्स पेयर हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट, मतलब उसको टैक्स ऑडिट तो करानी है बट फेल टू डू सो,
वो नहीं कराता। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में बी लेविड एज पेनल्टी, मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी? 1,50,000 या 0.5% ऑफ द टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब उसकी जितनी भी टर्नओवर है, या सेल्स भी बोल दो या ग्रॉस रिसिप्ट बोल दो, उसका 0.5% है वो, या 1,50,000, इन दोनों में से कोई भी अगर अमाउंट होगा कम, उसको एज ए पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको। अब देखिए, बट ये पेनल्टी कब उसकी वेव ऑफ हो सकती है? तो सेक्शन 271 बी में उसकी वेव ऑफ हो सकती है। ठीक है, अब क्यों होगी ये वेव ऑफ? कोई भी मान लो नेचुरल कोज की वजह से मान लो हो गया हो, नेचुरल क्लाइमेट्स, भूकंप आ गया हो, अर्थक्वेक, जो अभी रिसेंटली बहुत सारा अभी आपने देखा था न्यूज़ में, या फिर रेजिग्नेशन और टैक्स ऑडिटर एंड कंसिक्वेंट डिले, टैक्स ऑडिटर की वजह से डिले हो गया हो, या उसने रिजाइन कर दिया हो, या लेबर प्रॉब्लम सच एज स्ट्राइक हो गया हो, लॉकआउट हो गया हो, या फिर लॉस ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सेसी, मतलब बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हो गई हो सिचुएशन, या फिजिकल इनएबिलिटी और डेथ ऑफ द पार्टनर इन चार्ज ऑफ द अकाउंट्स, तो कोई भी मान लो ऐसी सिचुएशन हो गई हो, तो उस वाले केस में ये पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है, नहीं तो उसको पेनल्टी लगेगी। अब बताइए कोई डाउट हो तो। नो सर। थ्योरेटिकल तो समझ में नहीं आया होगा आपको, या आ गया? सर आया सर। ये एक्चुअल में तब आएगा तब प्रैक्टिकल में आपको कराऊंगा ना टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में मान लो जितने भी फॉर्म है वो आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, कि उसमें कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है, कौन कौन से पार्ट्स में अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता हो, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए, हमारा फिर बिजनेस प्रोफेशन का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम देखते हैं, या तो डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिडक्शन से रिलेटेड हम देखेंगे, या फिर कोई न्यू टॉपिक अगर होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा। ओके। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। करेक्ट सर। ओके, थैंक यू, बाय।